प्यारे बच्चों, एसएचएम टॉपिक का आज लेक्चर नंबर 10 हम लोग को स्टडी करना है। और लेक्चर नंबर 10 आज इस टॉपिक का बेटा लास्ट लेक्चर होगा। आज सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक बेटा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज बेटा ये फिनिश होगा। देखो एसएचएम लेक्चर नंबर 10। और इसमें पिछले लेक्चर में हमने स्प्रिंग पेंडुलम बताया था, कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया था। आज असाइनमेंट से स्प्रिंग पेंडुलम से क्वेश्चन कराएंगे। जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए मैन एम इज वर्टिकली सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, सिस्टम ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी एन। एक स्प्रिंग से एम मास का मैन सस्पेंड है जो एन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इफ ए मास 4m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम स्प्रिंग। अगर उसी स्प्रिंग से 4m मास सस्पेंड कर दिया जाए तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। बेटा हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो अगर इसमें देखें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को बेटा n कह रहे हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर k अपॉन m। टाइम पीरियड में m बाई के होता है, फ्रीक्वेंसी में k बाई m होगा। अब बाद में फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं तो इसको n डैश कहते हैं। बेटा 1/2 पाई k वही रहेगा। अब मास को 4 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं, 4m कर दिए। n डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर k बाई m और 1/4 का रूट 1/2 और इतने को बेटा n कह लेंगे। इसलिए बाद में उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की फ्रीक्वेंसी पहले का हाफ हो जाएगा। देखे, आओ देखते हैं कौन सा आंसर इसमें बेटा सही है। आओ देखते हैं। तो यह है, देख लो, n/2 सी ऑप्शन इसमें सही है। बाद में फ्रीक्वेंसी पहले का आधा हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट लेवल का बेटा 4 नंबर क्वेश्चन। A body of mass m execute vertical SHM with period t1 and t2 when respectively। मतलब एक m मास दो स्प्रिंग से जब सस्पेंड है, पहले स्प्रिंग से सस्पेंड है m मास तो उसका टाइम पीरियड t1 है, बाद में दूसरे स्प्रिंग से सस्पेंड हो गया तो उसका टाइम पीरियड बेटा t2 है। The period of spring A and B respectively, the period of SHM when the body executes SHM as shown in the figure is T naught then। कह रहा बाद में दोनों स्प्रिंग को जब पैरेलल में कनेक्ट करके और उसी मास से बेटा कनेक्ट कर दिया उसी मास से, तो इस समय इसका टाइम पीरियड T naught हो गया। तो ये कितना T naught होगा, इसको ये वैल्यू पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इंडिविजुअल दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग में वही मास सस्पेंड है, बाद में दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पहले बेटा ये फर्स्ट स्प्रिंग है, इसके बाद ये सेकंड स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1,
स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसको A कह रहा है, इसको B कह रहा है बेटा। अब इसमें जो मास सस्पेंड है ब्लॉक M मास का है, यहाँ पे वही ब्लॉक इससे अटैच है। इस समय इसका टाइम पीरियड बेटा T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इन दोनों स्प्रिंग को, देख रहे बेटा, अगर दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दें सेम ब्लॉक से, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट हो गए, K1 और K2 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उसी ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया M मास के ब्लॉक से। इसका टाइम पीरियड T0, T1 और T2 के टर्म में फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहां पे कितना टाइम पीरियड होगा, देखो ना, T1 इज इक्वल टू 2 पाई, क्या रूट ओवर M बाई K नहीं होगा यहां, और यहां पे हो जाएगा T2 इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, यहां हो जाएगा K1 और यहां हो जाएगा बेटा K2। देख लो, ये हो गया T1, ये हो गया T2, और यहां का क्या हो गया T0, T0 इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर M अपान, और पैरेलल में K1 K2 सम होकर के ये हो जाएगा बेटा K1 प्लस K2, पैरेलल में ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा K1 प्लस K2। आ रहा समझ में। अब इसी को सॉल्व करके T0 का वैल्यू T1 और T2 के टर्म में हम लोग को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसको हम पलट दें, तो ऐसे में ये आ जाएगा 1 अपान, पलट के और स्क्वायर कर दें, इसका इनवर्स कर दें, स्क्वायर कर दें, 1 अपान T1 स्क्वायर प्लस 1 अपान T2 स्क्वायर कर दें, इसको भी इनवर्स कर दें, इसका भी इनवर्स कर दें, और स्क्वायर कर दें साथ में। तो जब इनवर्स का उसके स्क्वायर करोगे बेटा तो यह आ जाएगा K1 अपान 4 पाई स्क्वायर M प्लस K2 अपान 4 पाई स्क्वायर M इक्वल टू बेटा आ जाएगा, देख लो, K1 प्लस K2 अपान 4 पाई स्क्वायर M, और ये वैल्यू इसका इनवर्स है बेटा, देख लो, इसका इनवर्स करके स्क्वायर कर दो तो ये आएगा, यानी इसको हम कहेंगे 1 अपान T0 स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये आ गया 1 अपान T0 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान T1 स्क्वायर प्लस 1 अपान T2 स्क्वायर, यहां से आ गया T0 पावर -2 इक्वल टू T1 पावर -2 प्लस T2 पावर -2। ये बेटा इसका देखो आंसर आ गया, और आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। ये है देखो, T0 पावर -2 इक्वल टू T1 पावर -2 प्लस T2 पावर -2, डी ऑप्शन इसका सही है। यानी दोनों स्प्रिंग अलग अलग पहले थे, एक ही ब्लॉक दोनों में सस्पेंड था, बाद में दोनों स्प्रिंग को पैरेलल कनेक्ट कर दिया सेम ब्लॉक से। तो पूछ रहा है कि अब न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, ऐसा डी ऑप्शन बेटा दिख रहा है। यह डी ऑप्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बेटा फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, असाइनमेंट के फर्स्ट लेवल का, आप लोग देख लीजिएगा। असाइनमेंट पीडीएफ के फॉर्म में दिया जा चुका है। द टाइम पीरियड ऑफ ए मास सस्पेंडिंग फ्रॉम स्प्रिंग इज टी। देख रहे हो, एक मास किसी स्प्रिंग से कनेक्ट है, उसका टाइम पीरियड टी है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर M बाई के, ये टाइम पीरियड होगा। अब कह रहा है स्प्रिंग इज कट 4 इक्वल पार्ट एंड द सेम मास। देख रहे हो, स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया
और सेम मास सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट द न्यू टाइम पीरियड। कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जब किसी स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के हो, उसको जब किसी 4 पार्ट में जब कट करेंगे तो उसका ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 4k हो जाएगा। जिस रेशियो में लेंथ डिवाइड होगा उसी रेशियो में k क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। इसका ध्यान देना है। यहां पे क्या कहेंगे, व्हेन स्प्रिंग डिवाइडेड इन 4 पार्ट then spring constant of each part is equal to 4k। each part का बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना हो जाएगा। अब 1 पार्ट ऑफ स्प्रिंग की बात कर लें। देखो 1 पार्ट ऑफ स्प्रिंग के एक पार्ट से अब वही ब्लॉक सस्पेंड कर दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 4k। तो नया टाइम पीरियड t डैश बराबर 2 पाई रूट ओवर m अपान 4k। ये आइडिया रहना चाहिए कि स्प्रिंग को जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, उसी रेशियो में k बढ़ता है। तो आ गया बेटा 2 पाई रूट ओवर m अपान k इंटू 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू t के बराबर है इतना, ये इतना देखो t है, तो बाद में टाइम पीरियड पहले का आधा हो जाएगा। t/2 टाइम पीरियड इसका आएगा। ऐसा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन दिख रहा है। टाइम पीरियड हो जाएगा हाफ पहले का। ये है बेटा डी ऑप्शन। ठीक है। तो एक दो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम की आवश्यकता पड़ा, ऊपर से स्प्रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड करने पे ईच पार्ट का क्या स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ये वर्क पर एनर्जी में हम बता चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, असाइनमेंट का फर्स्ट लेवल, क्वेश्चन नंबर 21। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। यहाँ पे बेटा 2 स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हैं और यहाँ पे 2 स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो KS अपान KP पूछ रहा है कितना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो कितना होगा। तो पहले डायग्राम में बेटा देखो ये K और 2K सीरीज में है, तो सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने का मेथड हम लोगों को पता है। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, इन फर्स्ट डायग्राम में दोनों स्प्रिंग किसमें हैं, सीरीज में, और क्या वैल्यू है इनका देख लो, K और 2K ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ये हो गया बेटा 2K/3। और फिर कहेंगे इन सेकेंड डायग्राम में दोनों स्प्रिंग पैरेलल में हैं, K और 2K, देखो K और 2K ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में डायरेक्ट सम हो जाता है, K प्लस 2K इज इक्वल टू 3K। तो पूछ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो बताओ। ये हो गया बेटा 2K अपान 3 अपान 3K, ये हो जाएगा 1 अपान 3K, K से K बेटा कट गया, ये आ गया 2 अपान 9, दैट इज 2 और 9 का रेशियो होगा। ठीक है। टू और 9 का रेशियो ऐसा सी ऑप्शन बेटा दिख रहा है, देख रहे हो, केएस और केपी जो आएगा सीरीज में, फिर पैरेलल में 2 और 9 का रेशियो आएगा। तो सॉल्व हो गया, ये सीरीज पैरेलल एकदम क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बेटा फर्स्ट लेवल ऑफ असाइनमेंट के फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, और ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। देख रहे हो, नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। A body of mass m is attached to the lower end of the spring whose upper end is fixed. एक m मास स्प्रिंग से अटैच है। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग का कोई मास इसमें नहीं है। चलो अच्छी बात। When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with time period of 3 सेकंड। कुल मिला के टाइम पीरियड 3 सेकंड का दिया है। When the mass m is increased by 1 kg, m को 1 kg इंक्रीज करा दिया, the time period of oscillation becomes 5 सेकंड। तो पहले इसका जो टाइम पीरियड था वो 3 सेकंड था, अब हो गया 5 सेकंड। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ m, कितना मास m का वैल्यू है। तो कोई बात नहीं, जो कह रहा है वही हम लोग भी करें। बोलो, पहले ये बेटा स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, m मास अटैच है, बाद में स्प्रिंग वही है, 1 kg मास बढ़ा दिया जैसा क्वेश्चन में दिया है। देखो m+1 कर दिया, k वही रहेगा, लेकिन यहाँ का टाइम पीरियड बेटा 3 सेकंड दिया है, अब बाद में टाइम पीरियड हो गया 5 सेकंड। देख रहे हो, टाइम पीरियड अब हो गया 5 सेकंड, मास बढ़ गया। तो यही m का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो 2 बार टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो, और क्या। बोलो, तो पहला जो टाइम पीरियड होगा वो 3 सेकंड हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई k, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बाद का टाइम पीरियड हो गया बेटा 5 सेकेंड, इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m प्लस 1 बाई k, जो गया बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा बेटा 3/5, 2 पाई से 2 पाई कट गया, और ये रूट में आ गया, ये पूरा पलट गया, तो ये आ गया m/m प्लस 1, रेशियो लोगे तो ये k से k कट गया, m/m+1 आ गया, स्क्वायर कर दो बेटा 9/25 दिया गया m/m+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9m प्लस 9 इज इक्वल टू 25m। बोलो, यहां से आ गया 25m माइनस 9m इज इक्वल टू 9। अब इसमें से क्या करो, 25 में से 9 माइनस कर दो, ये आ गया बेटा 16, m इज इक्वल टू 9। तो जो m का वैल्यू है वो है 9/16 किलोग्राम। m का वैल्यू है 9/16। सीधे सीधे टाइम पीरियड पे किस तरह से बेटा क्वेश्चन पूछा है, तुम देख लो। 9/16, ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 9/16 डी ऑप्शन। एकदम जो जो क्वेश्चन में कह रहा है वही तुमको करना है। स्प्रिंग पेंडुलम का क्वेश्चन है बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। सेकंड लेवल में देखना, और भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सब पूछा जा चुका है। ठीक, सेकंड लेवल का 7 नंबर क्वेश्चन है बेटा ये। 7 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। 2 बॉडीज ऑफ मास m and n of equal mass are suspended from 2 separate massless spring of spring constant k1 k2। 2 स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 है, दोनों से सेम मास अटैच है, इक्वल मास। इफ द 2 बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली, दोनों वर्टिकली ऑसिलेट हो रहे हैं, सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, दोनों के मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ m, दोनों के एम्पलीट्यूड का क्या पूछ रहे हैं बेटा, वाइब्रेशन रेशियो पूछ रहे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या कर देनी है, सेम कर देनी है मैक्सिमम वेलोसिटी। और सॉल्व कर लेते हैं। 2 अलग अलग स्प्रिंग हैं,
m मास इससे भी अटैच है और m मास इससे भी अटैच है, दोनों से सेम मास अटैच है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, फर्स्ट है और ये सेकेंड, फर्स्ट डायग्राम की मैक्सिमम वेलोसिटी और सेकेंड डायग्राम की मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है बेटा ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा बेटा A1 और ओमेगा 1 और इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा A2 ओमेगा 2। हो गया A1 और ओमेगा होता है √K/m, तभी तो टाइम पीरियड आता था √, तो हो जाएगा K1/m और ये हो जाएगा बेटा A2 इंटू ओमेगा 2 का वैल्यू √K2/m। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए देख लो ये क्या पूछ रहे हैं, A1/A2 पूछ रहे हैं। A1/A2 कितना होगा, तो मास से मास कट जाएगा और ये आ जाएगा √K2/K1, √K2/K1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैक्सिमम वेलोसिटी स्टूडेंट नहीं समझ पाता क्या लगा, ये आ गया रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स ऑफ ऑसिलेशन, देख रहे हो, एम्पलीट्यूड्स ऑफ SHM, दोनों डायग्राम के, दोनों स्प्रिंग पेंडुलम के SHM का एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहे थे, जो आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा पर्दा उठ रहा है, देख लो। ये सेकेंड लेवल का बेटा 40 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लेवल का, IIT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। देख लो, स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच है, दो स्प्रिंग है। द मास m shown in the figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude A. The amplitude of the point P, गजब, इसका बेटा एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, जो बीच में P पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं कितना होगा। पूरा सिस्टम A एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, तो ये P पॉइंट का एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। ठीक है, तो और डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से देखो, डायग्राम में रिजिड सपोर्ट है, इधर ये रिजिड सपोर्ट है, M ब्लॉक है, K1 K2 है, ये बेटा रिजिड सपोर्ट, ये फर्स्ट स्प्रिंग, उसके बाद से यह है सेकंड स्प्रिंग और इससे M ब्लॉक क्या है बेटा, अटैच है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और यहां पर P पॉइंट है। तो इसको क्या किया, इधर खींच दिया, इसको A एम्पलीट्यूड खींच दिया, A एम्पलीट्यूड इसमें प्रोड्यूस करा दिया, जिससे कि ये इसके अबाउट क्या करने लगा, SHM करने लगा। तो ये जो P पॉइंट होगा, ये इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे SHM करेगा P पॉइंट। तो जब A इधर खींचे होगे बेटा, तो ये स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग में इधर X1 का एक्सटेंशन क्रिएट हुआ होगा, इस स्प्रिंग में बेटा X2 का एक्सटेंशन क्रिएट हुआ होगा और दोनों का एक्सटेंशन A, दोनों का एक्सटेंशन का बेटा सम होगा, X1 प्लस X2 होगा। X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। देख, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू A, सोच पा रहे हो। तो हमको ये पूछ रहा है कि ये P पॉइंट किस एम्पलीट्यूड से SHM करेगा। P पॉइंट बेटा, तो P पॉइंट के लिए ये स्प्रिंग रिस्पॉन्सिबल होगा, फर्स्ट स्प्रिंग का जितना एक्सटेंशन होगा ये P पॉइंट का वही एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि फर्स्ट स्प्रिंग जितना आगे बढ़ेगा, जितना पीछे आगे पीछे जाएगा, उतना ही ये P पॉइंट आगे पीछे जाएगा। यानी हम लोग को कुल मिला के क्या फाइंड करना है, X1 फाइंड करना है। ये पता है कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा,
तो सीरीज में रिस्टोरिंग फोर्स बेटा सेम होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स F1 में लगेगा वही रिस्टोरिंग फोर्स F2 में लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स होता है बराबर माइनस kx, तो हो जाएगा k1 x1 इज इक्वल टू माइनस k2 x2, माइनस माइनस हट गया यहाँ, और यहाँ से x1 और x2 का रेशियो x1 अपान x2 बराबर k2 अपान k1, k2 और k1 का रेशियो आ गया। देख रहे हो, x1 और x2 का रेशियो, x1 और x2 का रेशियो, ये आ गया k2 और k1 का रेशियो। और हम लोग को x1 फाइंड करना है, तो x1 फाइंड करना कितना आसान हो गया। x1 इज इक्वल टू इसका रेशियो बेटा k2 अपान दोनों का सम k1 प्लस k2 इंटू x का टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू इसका कितना है, a है। तो इस तरह से जो P पॉइंट है, ये देखो P पॉइंट, इसके SHM का जो एम्पलीट्यूड आया, ये आ गया k2 अपान k1 प्लस k2 इंटू टोटल एम्पलीट्यूड। ठीक है, आईटी पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो कौन सा आंसर आया, k2 अपान k1 प्लस k2 इंटू ए, k2 अपान k1 प्लस k2 इंटू ए। ऐसा ऑप्शन बेटा डी ऑप्शन देखो दिख रहा है, ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये भी सेकेंड लेवल का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लेवल का, (32) नंबर क्वेश्चन, ट्रिपल में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड लेवल। Two springs of force constant K1, K2 are connected to a mass m as shown. The frequency of oscillation of the mass is f. If both K1, K2 are made 4 times their original value, दोनों को 4 टाइम्स कर दिया, the frequency of oscillation becomes। तो याद करो बेटा, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, बोलो ये दोनों स्प्रिंग किसमें है, ऐसा क्वेश्चन कराए थे पैरेलल में। अब बाद में K1, K2 दोनों को 4 टाइम्स कर दिया, K1, K2 दोनों को, मास वही रहने दिया। तो पहले तुम देख लो कितना इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, दोनों K1, K2 किसमें है, पैरेलल में है बेटा। तो यहां जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये आएगी बेटा 1/2 पाई रूट ओवर, पैरेलल में है तो हो जाएगा K1 प्लस K2, और मास कितना है, m। ठीक, अब कह रहे हैं नाउ K1 एंड K2 both becomes 4 टाइम्स, दोनों को 4 टाइम्स कर दिया, तो अब फ्रीक्वेंसी f डैश हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर, ये हो गया बेटा 4K1 प्लस 4K2 अपान m। 4 का रूट बाहर आ गया 2, ब्रैकेट में 1/2 पाई रूट ओवर K1 प्लस K2 अपान m। तो इसलिए अब जो फ्रीक्वेंसी आया, ये आ गया देख लो 2, और ये वैल्यू पूरा f के बराबर है, तो बाद में फ्रीक्वेंसी 2f हो गया, क्योंकि दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स हो गए थे। तो देख लो ऐसा ऑप्शन डी है, बाद में इनकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, क्योंकि K1, K2 ये दोनों 4 टाइम्स हो गए थे, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई रूट ओवर K/m होता है। ठीक है, तो एकदम आसान होता है ऐसे क्वेश्चन, बट सीरीज, पैरेलल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब याद रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, IIT 2009 एडवांस का बेटा क्वेश्चन है, देख लो 2019 का क्वेश्चन। और स्प्रिंग बॉडी सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं है बेटा। ये देख लो, यह है क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ असाइनमेंट का सेकेंड लेवल IIT 2009 का क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये स्प्रिंग है और ये बेटा देख रहे हो रॉड है, ये रॉड है,
ब्लॉक नहीं है, इसको कहेंगे स्प्रिंग बॉडी सिस्टम, नॉट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो इसको प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या किया, थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, और डिफ्लेक्ट करके छोड़ोगे तो इसे स्प्रिंग होगा, इस रॉड को ऐसे एसएचएम कराएगा। ऐसे एसएचएम का क्या पूछ रहा है बेटा, टाइम पीरियड पूछ रहा है, कितना टाइम पीरियड होगा फॉर इट्स एसएचएम। तो ये देखो, ये मिड पॉइंट पे बेटा रॉड पिवोटेड है, और कोई भी रॉड जब मिड पॉइंट पे पिवोटेड होता है, कोई भी रॉड, अच्छा इस रॉड का जो मास है वो m है और लेंथ l है, तो ये इतना पार्ट बेटा l/2 होगा, और ये इतना पार्ट भी l/2 होगा। और रॉड जब मिड पॉइंट पे पिवोटेड होता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की होती है बेटा, जानते होगे 1/12 बता चुके हैं ml²। ये रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मिड पॉइंट व्हेन रॉड इज पिवोटेड एट मिड पोजीशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस तो है ही है, असाइनमेंट का सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, और आईआईटी एडवांस 2009 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इस क्वेश्चन में बेटा जब रॉड को डिफ्लेक्ट करेंगे, देखो इधर यहां से यहां तक जब रॉड डिफ्लेक्ट होगा, ये थीटा एंगल, तो ये x मान लें अगर, तो ये भी x होगा। तो इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा बेटा kx, इसमें इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा kx। ठीक है, तो हम इस पे क्या करते हैं ना, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्प्रिंग बॉडी वाले क्वेश्चन बेटा टॉर्क मेथड से सॉल्व होते हैं। किससे, टॉर्क मेथड। इसमें हम निकालते हैं टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल, रिस्टोरिंग इसलिए माइनस, देखो इस वाले रिस्टोरिंग फोर्स kx का टॉर्क होगा kx इंटू यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। देखो kx इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक बेटा l/2, ये हो गया इसका रिस्टोरिंग टॉर्क। वैसे ये भी लगा रहा है, तो इसका क्या कर दो बेटा, डबल कर दो, रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। और टॉर्क को कहते हैं बेटा आई अल्फा, टॉर्क इज नोन एज आई अल्फा, इक्वल टू -2 से 2 कट गया, k इंटू एक्स इंटू क्या आ गया बेटा, l आ गया। तो यहां से आ गया अल्फा इज इक्वल टू -k इंटू एक्स इंटू l अपान रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा। तो इस तरह से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया देख लो, -k इंटू एक्स अपान l अपान I, -k इंटू एक्स इंटू l, -k इंटू एक्स इंटू l अपान मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा I। तो -k इंटू एक्स अपान l, और रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 1/12 ml²। एक l से, इस l से एक l कट जाएगा, 12 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो -12 k इंटू एक्स अपान m इंटू l। बट तुम इस डायग्राम में बेटा अगर देखो, इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में यहां पे तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखो, इस डायग्राम में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क एक्स अपान रेडियस हो जाएगा, ये देखो l/2। तो x को हम थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा l/2 इंटू थीटा, x इज इक्वल टू l/2 इंटू थीटा। तो यहां पर x इज इक्वल टू l/2 इंटू थीटा हम लोग को लिख देना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू -12k अपान m इंटू l, और x के स्थान पर l थीटा अपान 2, l से l कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया बेटा, ये 6 आ गया, तो आ गया -6k अपान m इंटू थीटा।
देखो अल्फा इज इक्वल टू -6k/m इंटू थीटा, -6k/m इंटू थीटा। ठीक है, तो इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -6k/m इंटू थीटा। इसका कंपेरिजन कर लो बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू -ω² इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा 6k/m। देख रहे हो, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया बेटा 6k/m का क्या रूट, और तुम जानते हो कि ओमेगा को क्या लिखा जाता है 2π/t इक्वल टू √6k/m। तो यहां से बेटा टाइम पीरियड आ गया 2π रॉड का मास m अपान 6k। ये आंसर होगा इसका। असाइनमेंट आप लोग देख लेना, ये आंसर दिया है, बाकी तो क्वेश्चन हमने दिखाया ही क्या है, क्वेश्चन हमने पूरा बताया। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω² इंटू थीटा प्रूफ करके तब इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। और देखो क्वेश्चन यह है, देखो IIT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आंसर t इज इक्वल टू 2π√m/6k। कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछ देता है तो हो जाएगा 1/2π√6k/m, इस तरह से फ्रीक्वेंसी हो जाता है बेटा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो आज हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पूरा बताया था, क्वेश्चन भी कराया था, और आज क्या हुआ असाइनमेंट से हमने क्वेश्चन करा दी। अब आओ पढ़ने चलते हैं हम लोग बेटा कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम इज आल्सो नोन एज फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम को बेटा फिजिकल पेंडुलम कहा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। कंपाउंड पेंडुलम दैट इज फिजिकल पेंडुलम भी इसको कहा जाता है बेटा। कंपाउंड पेंडुलम इज आल्सो नोन एज फिजिकल पेंडुलम। कभी कभार इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको ध्यान देना चाहिए। कहोगे ये कौन सा पेंडुलम होता है, देखो जैसे किसी स्फीयर को स्ट्रिंग से अटैच करके और एसएचएम कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। इसमें होता क्या है ना कि सिंपल पेंडुलम में जो मास होता है लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो स्फीयर का बस मास होता है, लेकिन वही मास पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसको एसएचएम करावें तब ये कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम कहलाता है। तो कहोगे तो पूरे लेंथ में कैसे मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके लिए कोई बॉडी को ही एसएचएम कराओ, किसी भी बॉडी को एसएचएम कराओ। जैसे ये पेन है ना, ये पेन है तो इसी पेन को देखो एसएचएम कराना शुरू कर दो, है ना। ये मोबाइल है, देखो ये मोबाइल है बेटा, तो इस मोबाइल को क्या करो यहाँ पे पियोट कर दो और इसी को देखो एसएचएम कराना शुरू कर दो। बोलो, तो मतलब जैसे कोई रॉड है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बॉडी को ही तुम किसी एक्सिस के अबाउट उसको पियोट करके और इसको एसएचएम कराना शुरू कर दो, दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। इसीलिए कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड निकालते समय जिस एक्सिस के अबाउट वो पियोटेड होता है उस एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए इसका बेटा मोमेंट ऑफ टाइम पीरियड होता है t बराबर 2/√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/mdg। ये इसका अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता हो तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन बेटा आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कोई हम बॉडी यहां बना लिए,
जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, कोई रॉड है, इसको अपने यहाँ पे एक्सिस पे पिवोट कर दिए और इसको अपने स्थान से थोड़ा सा ऐसे, ये कोई बॉडी हम उसे रॉड बना रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, रॉड, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। इस बॉडी को हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा डिग्री इसको अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, और ये इसका बेटा बचेगा, ये एक्सिस होगा इसका पिवोटेड एक्सिस, और यही इसका बनेगा एक्सिस ऑफ एसएचएम। इसको बेटा एक्सिस ऑफ एसएचएम कहेंगे, जिसके अबाउट ये क्या करेगा बेटा, एसएचएम करेगा। ये कोई भी बॉडी हो सकता है, ठीक है। ये कोई बॉडी है इस तरह से, और इस बॉडी का बेटा यह है सेंटर ऑफ मास, सीएम। सेंटर ऑफ मास कह सकते हो, चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो। और ये डिस्टेंस देख लो, इस डिस्टेंस को ध्यान देना, एक्सिस ऑफ सिस्टम से सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस बेटा डी कहलाता है, इसी को डी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ सिस्टम का डिस्टेंस। और इसको यहां से थीटा डिग्री क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। और जब छोड़ोगे तो यह क्या करेगा, इसे एसएचएम करना प्रारंभ कर देगा इसे। तो एसएचएम करने के लिए क्या कंडीशन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल होता है एसएचएम करने के लिए, यानी ये लगभग लीनियर रहना चाहिए। तो यहाँ जो थीटा होना चाहिए एसएचएम करने के लिए लेस आर इक्वल टू 5 डिग्री होना चाहिए। अब अगर बेटा देखो तुम, अब अगर देखो तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पर इसका वेट कितना काम करेगा, mg इस बॉडी का वेट काम करेगा, mg। अब अगर देखो बेटा तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये देखो d है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर d साइन थीटा। तो इस पे कितना टार्क लगेगा अगर तुम निकाल लो, कितना इस पे बेटा टार्क लगेगा, रीस्टोरिंग टार्क, रीस्टोरिंग टार्क ऑन द बॉडी। तो mg इस पे ऐसा फोर्स है, और mg में d साइन थीटा से, देखो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो मल्टीप्लाई कर दो तो टार्क आ जाता है, इसको रिस्टोरिंग टार्क कहेंगे। रिस्टोरिंग टार्क को माइनस इंडिकेट करते हैं, और ये हो जाएगा mg इंटू डी साइन थीटा। फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टार्क आ जाएगा, और इस टार्क को बेटा हम कह देंगे टाउ बराबर आई अल्फा बराबर माइनस एम जी डी। और वेरी स्मॉल एंगल के लिए बेटा साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो साइन थीटा को हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, थीटा। तो यहाँ से आ गया बेटा अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू, देखो माइनस एम जी इंटू डी अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई, इंटू यहाँ पर क्या आ गया बेटा, थीटा। देख रहे हो। तो इतना, अब हम इसका कंपैरिजन अगर कर लें, एस्लेशन के कंडीशन से अगर इसका कंपैरिजन कर लें, तो ये अल्फा इक्वल टू आया माइनस कितना आया भाई, देखते हैं, एम जी डी अपॉन आई इंटू थीटा। आ गया एम जी डी अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ एसएचएम इंटू थीटा। इसका कंपैरिजन कर लें बेटा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो इसलिए बेटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देख लो दिख रहा है एम जी डी अपान क्या, आई। तो यहां से बेटा ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर एम जी डी अपान कितना आ गया, आई। इसलिए ओमेगा को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई टी लिख देंगे। 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू एम जी डी अपान कितना आ गया, आई। इसलिए इसको पलट दें तो ये आ गया t अपान 2 पाई इजकल टू रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपान एम जी इंटू डी। तो यहाँ से आ गया टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम जी डी अपान मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। t बराबर 2 पाई रूट ओवर एम जी डी अपान I। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। क्या अंतर है सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में?
सिंपल पेंडुलम में बेटा पूरे लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मास एक जगह होता है, बॉब पर स्फीयर का मास होता है। लेकिन कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है कि पूरा का पूरा लेंथ में पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसी भी बॉडी को अगर तुम एसएचएम कराना शुरू कर दो तो वो कहलाता है बेटा कंपाउंड पेंडुलम। इसमें m क्या है, उस बॉडी का मास g है, ग्रेविटी I है, जिस एक्सिस के अबाउट वो पिवोटेड है, ध्यान दो, जिस एक्सिस के अबाउट पिवोटेड है उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I है। और d क्या है, देखो d क्या है बेटा, इस एक्सिस ऑफ एसएचएम से लेकर के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी है, ध्यान देना। हियर I is moment of inertia of that body about axis of SHM। और D क्या है, D है बेटा, D है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ एसएचएम। ये ध्यान देना चाहिए, बाकी मास तुम ऐसे रख दो, बस आई क्या है इस पे ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ध्यान दो, डी का वैल्यू रखो, तब जाके बेटा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक क्वेश्चन इस पे कराते हैं। ये एक रॉड है, थिन रॉड, ये थिन रॉड है और ये रॉड इस पॉइंट पे पिवोटेड है। यहां पे इसका है एक्सिस ऑफ एसएचएम। इस रॉड का जो लेंथ है वो L है, रॉड का लेंथ बेटा L है। ये पूरा थिन रॉड है, मास वास नहीं दिया, ठीक। तो कह रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ एसएचएम। इस इंड के अबाउट, एक इंड के अबाउट अगर ये एसएचएम ऐसे कर रहा है ना, ये रॉड ऐसे एसएचएम कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड बेटा बताना है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड इसका बताना है। तो कितना आसानी से इसका हम पहले क्या कर लें, सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लें। तो ये यही देखो, एक्सिस ऑफ एसएचएम से सेंटर ऑफ मास के जो बीच की दूरी d है, ये बेटा L/2 होगा। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, L/2। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा t बराबर 2π √I अपॉन mdg। तो t बराबर 2π। अब रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंड के अबाउट, ध्यान दो, इंड के अबाउट याद रहना चाहिए क्या, 1/3 ml² अपॉन m, d का वैल्यू है L/2 इंटू g। मास नहीं दिया है तो देखो मास से मास कैंसिल हो रहा है, L से L कैंसिल हो रहा है। तो टाइम पीरियड आ गया बेटा 2π, रूट ओवर 2 चला गया न्यूमरेटर में, 2L अपॉन कितना 3g। देख लो, मतलब जब कोई बॉडी ही पिवोट करके कहीं पर एक्सिस पर एसएचएम कराएगा तो ऐसे में बेटा उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तुम देख सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखो, ये 20 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट का है। फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन है, मेडिकल एग्जाम में पूछा भी है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज T1। एक सिंपल पेंडुलम है, कौन सा पेंडुलम बेटा,
सिंपल पेंडुलम है, अब उसका टाइम पीरियड T1 दिए हैं, अब उसको कह रहा है कि एक रॉड के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें और उसको एक इंड पर पिवोट कर दें तब उसका टाइम पीरियड T2 हो गया। तो T1 T2 का क्या पूछ रहे हैं, रेशियो पूछ रहे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है बेटा सिंपल पेंडुलम, ये तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब उसको रॉड में कन्वर्ट करेगा तो समझ नहीं पाओगे क्या कहना चाह रहे। तो पहले ये क्या था, सिंपल पेंडुलम था बेटा, बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक रॉड में कन्वर्ट कर दिया, उसी लेंथ का रॉड, ये रॉड बन गया L लेंथ का, यहाँ भी L लेंथ है, इसका मास M है। अब यहाँ से भी इसको पिवोट कर दिया, इसका वोल्ट मोड से I होगा, तो इसका टाइम पीरियड बेटा T1 है और इसका टाइम पीरियड T2 है। तो T1 T2 का क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो ये कौन सा पेंडुलम होगा, ये होगा सिंपल पेंडुलम, और ये होगा बेटा कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है और ये कंपाउंड पेंडुलम है। तो कितना आसानी से इसका टाइम पीरियड आप लिख सकते हो। इसका टाइम पीरियड बेटा होगा T1 बराबर 2 पाई रूट ओवर L/G, और इसका टाइम पीरियड अभी हम सॉल्व किए हैं रॉड का क्वेश्चन, 2 पाई रूट ओवर 2L अपान कितना आया 3G, अभी हम सॉल्व किए थे। ये पूछ रहे हैं T1 अपान T2, तो जब T1 अपान T2 निकालोगे तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, L से L कट गया, G से G कट गया बेटा, और रूट ओवर ये आ जाएगा 3/2, पलट गया ना, रूट ओवर 3/2 इसका आंसर आएगा। यह है डी ऑप्शन, रूट ओवर 3/2। सिंपल पेंडुलम का तो आइडिया सबको रहता है, कंपाउंड पेंडुलम बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं और एकदम आसान होता है, किसी भी बॉडी को किसी भी एक्सिस के अबाउट पिवोट करके उसका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका सॉल्यूशन। अब इस पे एक और क्वेश्चन कराते हैं। जैसे ये एक डिस्क है, ये बेटा डिस्क में होता क्या है कि पूरा मास इसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरा मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका हो गया सेंटर, ठीक, इसका सेंटर हो गया, और ये हो गया इसका रेडियस, यहां पे इसका एक्सिस बना दिया, ये एक्सिस ऑफ एसएचएम इसके प्लेन के क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, यहां से एक्सिस जो पास हो रहा है ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, इसे बाहर की तरफ है ना, इसे बाहर की तरफ इसका प्लेन है, एक्सिस है, लिखा है परपेंडिकुलर। समझो एक्सिस कैसा है, इस इंड से पास हो रहा है, टेंजेंट से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्सिस समझना पड़ेगा क्या है। तो ये डिस्क है, तो कह रहा है कि इसका एसएचएम का क्या बताओ, टाइम पीरियड बताओ। तो कहोगे बेटा T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर I अपान mdg, 2 पाई m को m लिख देंगे और d का वैल्यू देखो r है, यही d सेंटर मास से एक्सिस ऑफ एसएचएम का डिस्टेंस r इंटू g। अब बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का गिवन एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। इसके लिए पहले थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो ये हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बेटा ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। अब आ गया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तुम जानते हो बेटा, एक्सिस हमने क्लियर किया, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है और टेंजेंट है, ये हो गया 3/2 mr स्क्वायर, r से r कट गया, मास से मास कट गया, टाइम पीरियड आ गया t बराबर 2 पाई रूट ओवर 3r अपान 2g, ये आंसर आ गया। t बराबर 2 पाई रूट ओवर 3r अपान 2g, कितना आसानी से हो जाए।
मतलब इस पे तो देखा जाए तो कम से कम 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी बॉडी को क्या कर देगा, प्यूट कर देगा, किसी बॉडी को उसको किसी भी एक्सिस के और प्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जैसे अगर कॉन्सेप्ट देखें तो जैसे सिंपल पेंडुलम है, कितने पेंडुलम होते हैं, ढेर सारे। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई रूट ओवर L अपान जी, देख रहे हो। सेकेंड, स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड t इजकल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के, सब याद रहना चाहिए। थर्ड, कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई रूट ओवर I अपान m डी जी। ऐसे ही सर्कुलर मोशन हमने बताया था कोनिकल पेंडुलम, सर्कुलर मोशन में कोनिकल पेंडुलम हमने बताया था, तो उसका टाइम पीरियड था t बराबर 2 पाई L के स्थान पे बेटा L cos थीटा अपान जी, ये टाइम पीरियड होता था, याद आ रहा है। सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, ढेर सारे पेंडुलम होते हैं, पर सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी कंपाउंड पेंडुलम से भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। ठीक, तो बेटा पूरी मैकेनिक्स फिनिश हो गई, बहुत ही लेंदी, पूरी मैकेनिक्स बेटा द एंड। ठीक है, पूरी मैकेनिक्स बढ़िया से बेटा आप लोग तैयार कीजिए, यूनिट डायमेंशन से लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पूरे मैकेनिक्स से मिनिमम 12 टॉपिक हैं, तो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो श्योर आते हैं। ठीक है, बाकी कभी कभी पूरे मैकेनिक्स से 8 ही क्वेश्चन दे देता है, 7 ही क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि कभी कभी बेटा मैकेनिक्स से 12 और 13 क्वेश्चन भी देते हैं। इसलिए मैकेनिक्स थोड़ा हार्ड माना जाता है, मैथमेटिकल होता है, लेकिन इसके लिए परेशान नहीं होना है, पूरा तैयार करना है, और एकदम पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिसमें कि जैसे पुली का कंडीशन तैयार कीजिए, परसेंटाइल एरर बेटा तैयार कीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के ढेर सारे स्पेशल केसेस हमने बताए हैं उसको तैयार कीजिए, ग्रेविटेशन विशेष रूप से तैयार कीजिए, ग्रेविटेशन से फिक्स क्वेश्चन आना है, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आना है, सिस्टम से क्वेश्चन आना है, न्यूटन मोशन से फिक्स क्वेश्चन आना है, वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ये सब तैयार कीजिए, किस तरह से वैल्यूज फाइंड करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब कंप्लीट हमने बताया। ठीक बेटा, तो खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने मेहनत पर बेटा भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा होगा। तो पूरी मैकेनिक्स खूब बढ़िया से बेटा आप लोग को तैयार करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।